स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बंगाल में जबरदस्त वोटिंग चल रही है। मैं हूं सौरभ, हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, सज्जन कुमार जी और समीर चौगांवकर जी। और 60% तक पोलिंग कई जगहों पर हो चुकी है, तो पोलिंग की रफ्तार काफी अच्छी दिखाई दे रही है और पहले फेज के 90-93% के आसपास दूसरे चरण की वोटिंग को जाना चाहिए। एक खबर है नॉर्थ 24 परगना से, हम पीछे अभी बात कर रहे थे। पानीहाटी सीट है यहां पर, जिसके एक बूथ में पिछले आधे घंटे से वोटिंग रुकी हुई है। इस सीट से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की रेप और मर्डर विक्टिम की जो माताजी हैं रत्ना देवनाथ, वो बीजेपी की कैंडिडेट हैं और बीजेपी आरोप लगा रही है कि ईवीएम पर बीजेपी के सिंबल और प्रत्याशी के नाम को किसी ने इंक से कवर कर दिया है। इसकी वजह से यहां वोटिंग रुक गई है। अब यहां पर जैसे ही बीजेपी की कैंडिडेट रत्ना जी वहां पर पहुंची अपने समर्थकों के साथ, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के उनका आमना सामना हो गया। फिर यहां काफी नारेबाजी, हल्ला हंगामा हुआ। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में काफी बहस हुई और वोटिंग रुकी रही। वोटर्स लेकिन फिर भी लाइन में लगे रहे। एग्जैक्टली क्या हुआ है बताइएगा। कुछ नहीं, कोई वोट देने गया था, शायद थोड़ा कलर लग गया है उसमें, तो वो लोग क्लीन करने में वो ज्यादा कलर लग गया है, बस इसीलिए वोट रुका हुआ है, नथिंग एल्स। आधा घंटा हुआ है। क्या बोला जा रहा है? मशीन में कुछ दिक्कत है, वहाँ पर कोई इंडिकेशन है, कोई प्रार्थी के ऊपर वो जो ब्लू कलर का जो थंब इम्प्रेशन है वो दिया हुआ है। प्रॉब्लम तो है ना, हम लोग क्यों दे ऐसे मशीन में, हम लोग क्यों दे, तो इसलिए वोट स्टॉप है। देख रहे हैं सब लोग क्या होगा। कुछ मशीन में कुछ इंक का कुछ इंडिकेशन है, यही तो बता रहे हैं। अभी पता नहीं क्या है, अंदर जाके पता चलेगा। तक रिजॉल्व हो जाएगा बता रहे हैं आप लोग? नहीं, कुछ नहीं बता रहे हैं। शायद कोई एजेंट गया है हर पार्टी का, वो लोग देखेंगे, वो लोग ऑब्जेक्शन या नो ऑब्जेक्शन डालेंगे, फिर शायद वोट स्टार्ट होगा शायद। वोटिंग मशीन पे इंक क्यों लगेगी भला? कोई मतलब कोई रीजन नहीं है। या तो तब लग सकती है कि कोई, अच्छा वैसे स्याही जो है वो तो अंगूठे के ऊपर लगती है, नाखून पे लगती है स्याही, वो भी नहीं लग सकती कि भाई सूख जाती है सर, बहुत जल्दी सूख जाती है, तुरंत सूख, सवाल नहीं है तो। क्योंकि उसको हटाएंगे तो फिर तो वो हो जाएगा, इसलिए वो तुरंत सूख जाती है। लेकिन आपने इतना भोला सवाल पूछा ना कि सर आपने मासूम बोला, मासूम सवाल पूछा है कि क्यों लगेगी इंक वोटिंग मशीन पे? सर वोटिंग मशीन पर यदि इंक लगी होगी और आप वोट डालेंगे तो फिर बाहर तो आएंगे ही ना, तो फिर समझ में आएगा कि कहाँ आपने वोट डाला है। तो वो जो एक फियर फैक्टर की बात जो आप बार बार करते हैं, वो फियर फैक्टर की वजह। और ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अभी हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे पानीहाट की, और वो रत्ना देवनाथ को सुबह भी मैं देख रहा था कि उनका वहाँ पर टीएमसी के लोगों के साथ बड़ी हुटिंग हुई थी, बड़ा हंगामा, उनको घेर लिया था। तो वो सीट पे तो ममता बनर्जी तो कभी नहीं चाहेंगी कि आरजीकर वाली जो सीट है पानीहाट वो जीत जाए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उससे ये इंप्रेशन भी होगा, नैरेटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो बड़ी लड़ाई की सीट है। ये देखिए कैसे हॉट टॉक, और एक बार जरा ये भी दिखा दीजिए जरा, ये जो हो रहा है। इलेक्शन है जिनको मैं क्यों जाऊं, हमारे सिंबल के ऊपर आपने क्यों लगाया? नहीं कोई लगाया नहीं, आपने लगाया। अरे आप उसको पूछिए, बोलेंगे तो पूछिए, हमें कंप्लेंट मिला है, हम यहाँ देखते हैं, उनसे पूछिए, हमें कंप्लेंट मिला है। वही झगड़ा चल रहा है इंक वाला, वो कह रहे हैं बताओ इन्होंने लगाया इंक, बीजेपी के सिंबल के ऊपर क्या ही किसने लगा दिया। अब नॉर्थ 24 परगना में भी वोटिंग के दौरान एक जगह काफी हंगामा हुआ। यहां भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, ईवीएम में शिकायत आई और दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाने लगे। केंद्रीय बलों ने किसी तरीके से मामले को संभाला। काफी देर तक यहां भी यूं ही हंगामा चलता रहा, नारेबाजी चलती रही। नॉर्थ 24 परगना में बहुत तनाव भी है। इसे देखते हुए एनआईए की टीम ग्राउंड पर है। एनआईए का आना लेकिन टीएमसी को पसंद नहीं है। टीएमसी के कैंडिडेट हैं एक शौकत मुल्ला। इन्होंने कहा कि ये तो डराने के लिए किया जा रहा है, बीजेपी करवा रही है, अब एनआईए भी भेज दिया और क्या बचा है इस चुनाव में। लेकिन हमारे लोग डरेंगे नहीं, बीजेपी चुनाव में गड़बड़ी फैलाना चाहती है, केंद्रीय बलों की मदद से टीएमसी के लोगों को डरा रही है ताकि हमारे लोग वोट ना करें। ये डराने के लिए ये काम कर रहे हैं, ये हमारा जो सपोर्टर्स है उसको डराने के लिए एनआईए टीम आया है। हम लोग कभी नहीं देखा है, ये इलेक्शन के डे में, पोल डे में, वो जो एनआईए, सीबीआई, ईडीए हम लोग कभी नहीं देखा है, ये पहले देखा है। इसका ये काम कोई कुछ नहीं होगा, ये डराने के लिए वो लोग आए हैं, किंतु हम लोग डरेंगे नहीं।
एक तो एनआईए की जो तस्वीरें हमने देखी, एनआईए के पास तो एक ही केस गया है अभी, जो वो बंगाल में वो जो बम मिले थे, दर्जनों बम, देसी बम, उसकी जांच एनआईए को दी गई है। अदरवाइज तो एनआईए के होने का कोई और कोई वजह नहीं है ग्राउंड पर होने की, अनलेस कोई और केस की जांच के लिए वो गई हो या उसी केस के सिलसिले में गई हुई हो। अभी शौकत मुल्ला के बारे में भी ये बता रहे थे, नॉर्थ 24 परगना से हैं ये। देखिए, ये नॉर्थ 24 परगना में शौकत मुल्ला, शेख शाहजहां, ये सब जो हैं वो जो टीएमसी के जो आप बाहुबली करें, लोग इन्हें गुंडा और मस्तान जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये वही कैरेक्टर्स हैं कि प्री पोल वायलेंस, पोलिंग डे के दिन वायलेंस और उसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस, 3 फेज में जो हम लोग सर्वे करते हैं, ये लोग वायलेंस करते हैं। ये वो चरित्र हैं। इस बार उनका बॉडी लैंग्वेज कह तो रहा था कि हम डरेंगे नहीं, लेकिन अगर अब यही शौकत मुल्ला को आप पहले देख लेते पिछले चुनाव में और चुनाव के बाद जो इनके भूमिका की बात की गई, वो जो एग्रेशन था, जो फॉल टॉक जो अभिषेक बनर्जी इस बार कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग, और मुझे पता नहीं अंदर से अंदेशा ये हो रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोट को छोड़ के टीएमसी कैडर और अपने वर्कर की पार्टी रह जाए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो जन सैलाब देख रहे हैं, उसमें टीएमसी के तरफ से बोलने वाले आम जनता, आम वोटर इस पर बहुत कम दिख रहे हैं। क्योंकि जहां भी पत्रकार जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, वो कोई रैंडम सैंपलिंग से जाते हैं, ढूंढ के तो जाते नहीं है कि इसका वोटर है, उसका वोटर है। वैसे में ये जो चरित्र थे, इनका रोल, पहले इन्होंने सीपीएम को खत्म किया, उसके बाद टीएमसी की वहां पे पूरी की पूरी एक डोमिनियरिंग प्रेजेंस आई, और अभी स्थिति ये है कि ये सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं ये जॉबलेस हैं, इनकी भूमिका बहुत दिख नहीं रही है। क्योंकि महिलाएं भी बढ़ चढ़ के, पानीहाटी में आपने दिखाया, ये जो संदेश खली वाला जो शेख शाहजहां हो गया, उसके बगल में आप इनका शौकत मुल्ला का बोशीरहाट, उत्तर दक्षिण, ये सारा का सारा जो एरिया है, इसमें तो फियर फैक्टर से चुनाव जीत जाते हैं। बोशीरहाट भी तो डोमिनेंस वाला इलाका है ना, बोशीरहाट जी, से बड़ा जी, फियर जी, फैक्टर है। जी। तो ये सारे लोग बेरोजगार होने वाले हैं, हो गए। पूरा का पूरा अंदेशा वही दिख रहा है। लेकिन एनआईए का भी मित्र भाव दिख रहा है। मित्र भाव सर बेरोजगार नहीं होंगे, या तो 4 मई के बाद ये बंगाल छोड़ के भाग जाएंगे या शिक्षकों के पीछे होंगे। जिस तरीके से ये सब मतलब टारगेट में है कि जिस तरीके से उन्होंने वहां पर हिंसा की, जिस तरीके से उन्होंने वहां जमीनों पर कब्जा किया, गरीबों की जमीनें लूटी है, जिस तरीके से महिलाओं का शोषण किया है, जिस तरीके से अनाप शनाप पैसा इन्होंने बनाया है, सालों का इन्होंने जो संगठन में अपराधियों का खड़ा किया है। अमित शाह जी ने जो कहा है कि 4 मई के बाद सबका हिसाब होगा ऐसे लोगों का, तो देखना चुनाव परिणाम आते आज तक, ये शाम को सर, लेकिन ऐसा बंगाल में हुआ नहीं है ना, यही कह के सब टीएमसी भी आई थी। और मैं तो एक महिला ने बोला कि बदला ही नहीं कुछ यहाँ पर। ये सारे के सारे लोग सीपीएम बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने ये कहा कि बदला क्या, ये जो जैसे लेफ्ट था वही ममता हो गई, वही टीएमसी हो गई। कांग्रेस के बाद लेफ्ट आई, लेफ्ट के बाद टीएमसी आई, लेकिन अब बीजेपी आएगी तो लोगों को बदलाव दिखेगा ना। केंद्र में भी तो हुआ ना, 2004 से 14 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो 14 के बाद लगातार जनता को फर्क दिखा ना। जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार एक बार सरकार बना देती है, वहां पर जनता को फर्क समझ में आता है। तो मुझे लग रहा है बंगाल में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए, उसके बाद बंगाल की जनता को समझ में आएगा कि इतने दशकों तक हमने क्या ऐतिहासिक भूल की है भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट न देकर। और मुझे लग रहा है 4 मई के बाद और अब जनता समझ गई है, जो जिस तरीके जनता के बयान आ रहे हैं, वोटर्स के बयान आ रहे हैं, परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं, कुछ बेहतर होना चाहिए, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, ये सब बात एक बात बता रही है कि जो वर्तमान में टीएमसी की सरकार है 15 साल से ममता बनर्जी की, जनता उससे नाराज है और परिवर्तन के लिए वोट करने जा रही है बंगाल में। क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था, एनआईए वाली जो वीडियो है ना, वही वीडियो स्क्रीन पे आ जाए तो समझ में, बंगाल ऐसे रहना चाहिए क्या? आप जरा देखिए, दुकानों को देख लीजिए, वहाँ की बस देख लीजिए, वहाँ सड़क का हाल देख लीजिए। और दरअसल पश्चिम बंगाल जैसे ना कोई रुक सा गया है। पिछले 50 सालों से 60 सालों से वहाँ कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। वहाँ आप जाके देखिए तो उसी तरह से झुग्गी झोपड़ी बस्ती, वहीं कुछ हम दिल्ली में सुनते रहते हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान मोदी जी शुरू कर रहे हैं, फलाना ये नहीं होना चाहिए, ये सब थोड़ा चमकता हुआ होना चाहिए। वहां आप जाएंगे तो आपको किसी भी जगह पर कुछ मतलब लगेगा कि क्या बना रखा है भाई, महानगर है वो एक समय में पूरे मतलब इधर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए तो सबसे बड़ा ठिकाना वही हुआ करता था, सबसे बड़ा कारोबारी जगह थी। पोर्ट वहां पर है, सोचिए, जिसके पास समुद्र भी है, सब कुछ है, उसका ये हाल है। एक बात जोड़ दूं, आज मोदी जी बंगाल में तो नहीं है, तो वैसे कोई प्रचार वाली बात तो नहीं थी कि आप कहीं से क्या प्रचार करेंगे, लेकिन प्रचार हो गया। वो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए गए थे, तो वहां पर जाकर के बोला जब उन्होंने कि वहां पे बंगाल की बात उन्होंने की और कहा कि हमको प्रसाद मिलेगा। हाँ, हम आप और नजदीक हो, हम और आप नजदीक हो, मेरठ से लेकर आप चलेंगे प्रयागराज आएंगे, 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। नहीं तो वो यूपी को कितने एक्सप्रेस में मिले, ये बंगाल वाले भी तो देखते होंगे। ठीक बात, ये तो हमसे कि ये राज्य हमसे पीछे था। देखिए आपने कितनी, जहां के लोग जाते थे कलकत्ता नौकरी करने, वहां के लोग तो सरपट भाग रहे हैं।
वहां तो उत्तर प्रदेश शानदार एक्सप्रेसवे प्रदेश हुआ है, और जहां के लोग जाते थे वहां आप जाइए तो मतलब पता नहीं, वो औसत आता है कभी कभी, जहां कलकत्ता में बहुत कारें नहीं हैं उसके बावजूद आप देखिए तो रेंगता हुआ ट्रैफिक चलेगा। वहां आपको मतलब मुझे तो कई बार है, वहां 5 स्टार होटल का भी जो आपका पोर्टिको होगा ना, कुछ नए को छोड़ दीजिए, 2-3 खुल गए अभी, उन्हीं को सब दिखा देते हैं पिक्चर में कि देखिए ये है नया कलकत्ता, उनको छोड़ दीजिए, और कुछ पॉश इलाके हैं 2-3 जगह, उसको छोड़ दीजिए, तो आपको कहीं भी लगेगा भाई ऐसे कहां, किस युग में रह रहे हो, 21वीं शताब्दी में देश चला गया, एक पूरा शताब्दी पीछे अटके हुए हो, उससे आगे कुछ बड़ा ही नहीं। अंग्रेज क्या दे के गए थे, क्या शानदार इमारतें, यहां दिल्ली के आरबीआई से और मुंबई के आरबीआई से शानदार बिल्डिंग है, वहां की जो राइटर्स बिल्डिंग के बगल में जो बिल्डिंग है उसकी आरबीआई की, वहां की इमारतें क्या शानदार, उससे आगे कुछ बढ़ा ही नहीं। लग रहा है जैसे एकदम से उसको मजदूर का हितैषी करे, पूरी तरह से मजदूर भाव ही बना दिया वहां। अच्छा, एक लेकिन इसमें ये सारी बातें मतलब मैं समझता हूँ 99% ठीक है जो हर्ष जी कह रहे हैं, क्योंकि कोलकाता इतना बड़ा अंग्रेजों के ज़माने से और एक ज़माने तक उत्तर भारत का सेंटर भी होता था वहाँ पर लोग। लेकिन मुझे ये नहीं समझ एनआईए से रफ्तार मिलेगी इसको डेवलपमेंट को। नहीं वो तो सर बम वाला मसला है, उस पर तो मतलब ठीक है, मतलब वो मेरे को एक कनेक्शन नहीं समझे, बाकी बात ठीक ही है। नहीं मतलब अब NIA ऐसे तो घूम नहीं दिखने सकते के ना, लिए ये तो किसी केस की आप विजुअल देखिए और वहां से देखिए, इसी विजुअल की बात मैं कर रहा था। आप सिर्फ देखिए अभी बस भी गुजरेगी वो भी देखिए, मैं एनआईए की इसमें बात नहीं कर रहा हूं, ये तो सिर्फ इस वीडियो की बात की कि ऐसे बंगाल दिखता है। जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वहां आप देखिए, वो लगता ही नहीं कि एक महानगर से अच्छा रिपोर्टिंग ठीक हो है। रही है। अभी कई मॉडल की बात हो रही थी, वो टेप लगा दिया तो ये कहा कि टीएमसी मॉडल है, ईवीएम पे टेप लगी मिली कई जगहों पर। एक और मॉडल की बात कही एक नेता ने, और ये जब बोलते हैं तो बड़े चुटकी भरे अंदाज में बोलते हैं। अखिलेश यादव की बात आपको सुनाता हूँ। बंगाल में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा आईपीएस अफसर गए, उन्होंने जो कुछ वहां पर जिस तरीके से टीएमसी के एक कैंडिडेट थे और उन पर यह आरोप था कि वो धमकाते हैं वोटर्स को, उनके खिलाफ जिस तरह से बोला, जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, तो बहुत ज्यादा नाराज है टीएमसी इनसे। और अखिलेश यादव ने फिर कहा कि ये जो बंगाल में हो रहा है ये तो हमने देखा हुआ है अपनी आंखों से, ये रामपुर मॉडल है। उत्तर प्रदेश में रामपुर का चुनाव, उत्तर प्रदेश में सब बाई इलेक्शन लोगों ने देखे हैं, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लोगों को निकलने नहीं दिया, और वही मॉडल अपनाया जा रहा है। सुनने में आया है कि यूपी के या यूपी के रहने वाले बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं, उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। और मैं आपसे कहता हूं, एक एक अधिकारी की आप जानकारी करना, या उसको लाभ मिला होगा या चुनाव के बाद उसको लाभ मिलेगा, क्या परिवार से संबंध नहीं होगा तो डीजीपी बन जाओगे आप। और इसी तरीके से सेंट्रल फोर्स के लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, वो सबको लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है। और नस यहां तक दबाई गई है कि जो बीजेपी कहे वो करो। अब वो कह रहे हैं यूपी से ही खास तौर पर भेजे गए ऐसे अधिकारी, और रामपुर में हमने देखा यही हुआ था। रामपुर में वो जब कहते हैं रामपुर मॉडल, तो उनका सीधा कहना है भाई मुसलमानों को वोट डालने से रोका, परेशान किया, उसमें बाधा उत्पन्न करो, कहीं बैरिकेड लगा दो, कहीं 1 किलोमीटर दूर जो है कागज पूछ लो, तो आज से आदमी जो है थोड़ा घबरा जाता है, या वापस चला जाएगा, या नहीं आएगा, या लेट आएगा। तो वो कहने ये रामपुर मॉडल है सर। नहीं, अखिलेश जी तो पॉलिटिकल लीडर है, तो वो अपनी तरीके से बात कर रहे हैं, उसमें मैं कोई ऐसा बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो बात कर रहे हैं, रामपुर मॉडल की बात कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, और पुलिस ऑफिसर्स गए हैं। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी अजय पाल जी की, कि अजय पाल शर्मा वहाँ पर गए हैं, ऑब्जर्वर के तौर पर गए हैं। ऑब्जर्वर की क्या भूमिका वो खुद भी बेहतर तरीके से जानते होंगे। कल भी मेरा ऑब्जेक्शन केवल ये था कि उस तरह से नहीं, जो आपको करना है, जागीर खान को पकड़ना है या किसी को और को धमकाना है, वो उसको करना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी ये मिली है। पॉलिटिकल लोग तो आरोप लगाते रहते हैं, अखिलेश जी के आरोप से तो मतलब इस बात को आगे नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन किस भूमिका में आपको रहना चाहिए इसको थोड़ा सा। सर एक बात बताइए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। ममता बनर्जी 15 साल की चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, बाहर से अधिकारी आए, आईएएस अफसरों के ट्रांसफर हो गए, सब हो गए, क्या ब्यूरोक्रेसी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया होगा ममता जी को? ऐसा तो नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, ये सब चलता रहता है, इस सब का कोई मायने नहीं है, और उसको देखकर ही इलेक्शन, और ऑफिसर से ज्यादा है ना कोई बड़ा चेतक नहीं है। महाराणा प्रताप का आपने चेतक देखा है? मैं बार बार चेतक का जिक्र करता हूँ। चेतक के जितने सेंसेस थे ना, वो हमारी ब्यूरोक्रेसी में है, उससे ज्यादा ही होंगे, कि वो राणा की पुतली से पहले मुड़ता था। अच्छा। यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, वो राणा की पुतली जो दिमाग में सोचती है ना, उससे पहले मुड़ जाते हैं।
तो ये मुड़ गई, चेतक मुड़ गया, जो भी मुड़ा होगा कि वैसा नहीं मुड़ा लग रहा है होगा, मुझे ये पता है कि ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि एक इलेक्शन का मैं उदाहरण बताता हूँ। एक बार तमिलनाडु के चुनाव में मैं 1 महीने वहाँ रहा था और सब बात हो रही थी, ऐसे ही चुनाव नतीजे से पहले की बात बता रहा हूँ। जिस दिन चुनाव की काउंटिंग होनी थी, सुबह सुबह मैंने देखा जो अपोजिशन लीडर थे, ब्यूरोक्रेसी पूरी की पूरी तमिलनाडु की वहां पर मौजूद थी। अच्छा, ये काउंटिंग से पहले की बात बता रहा हूँ। पूरी रात भी ऐसे कैसे अटेंडेंस, बड़ा वाला गुलदस्ता था वो भी रहा होगा, वो सब कुछ लेकर ब्यूरोक्रेसी वहां पर मौजूद थी। तो जब मैंने वहां पर, मैं वहीं फील्ड में वहीं मौजूद था उनके घर के बाहर, तो मैंने कहा अब इसके बाद भी काउंटिंग की जरूरत है। तो चेतक की आंख, चेतक घुमा कि नहीं घुमा? एक बात मैं कह दूं, हालांकि मैं तमिलनाडु का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं मैं और मेरी जानकारी भी नहीं, लेकिन क्योंकि सर ने तमिलनाडु की बात की, आज सुबह चेन्नई से एक सज्जन ने, जो मतलब मैं थोड़ा ये आश्चर्यचकित करने वाला है, लेकिन उन्होंने ये भेजा और बाकायदा नंबर भेजा हुआ है। वो नंबर उन्होंने भेजा है कि जो AIDMK गठजोड़ है वो 134 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहा है। मतलब मैं यकीन नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने बड़ा हिसाब कितने की असेंबली है यहाँ पे? 234 है ना, तो 118 चाहिए। तो उसमें वो कह रहे हैं कि 108 भाजपा है, बीजेपी 13 है, PMK 10, AMMK 3, वो कुल मिला के बनाते हैं, और DMK 86, कांग्रेस को 5 पर वो समेट रहे हैं। मैं मतलब चूंकि तमिलनाडु मैंने कहा ना कि उसको हम लोगों ने उस तरह से देखा भी नहीं, और शायद इसलिए भी नहीं देखा कि वहां लग रहा था कि DMK तो अब मैं इस ठीक कर गई। रेफरेंस नहीं कर रहा, नहीं मैं समझ रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने कहा तो उस बहाने से मुझे ध्यान में आया। उसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में क्या किसी तरह का कोई चेंज होने की गुंजाइश है? मतलब मैं सिर्फ सरकारी नहीं कह रहा हूं, ये सरकार तो एक बहुत आशावादी है, क्योंकि वहां भी DMK ADMK चलता रहा है। ठीक है, ADMK कमजोर हुई लेकिन वहां भी चलता रहा है। ठीक। हाँ सर, मैं जहांगीर के बारे में कह रहा था। अब अधिकारी ने बात की, अब अजयपाल साहब क्या कहते हैं? जहांगीर जी करके बोलते कि जहांगीर जी थोड़ा देख लेना। कैंडिडेट है वो? मैं कुछ नहीं, तो कैंडिडेट है, लेकिन कैंडिडेट कौन है भाई? उसका इतिहास क्या है? कैंडिडेट वो किस आधार पे बनाए? कोई नेता इसलिए वो कैंडिडेट नहीं बनाए, वो अपराधी है इसलिए कैंडिडेट बनाए वहां पर। वो एक बड़ा अपराधी है इसलिए वो वहां पर अभिषेक बनर्जी का खास है। और जिस तरीके से उसका वहां आतंक और दबदबा है वहां पर, पूरे बंगाल की जनता जानती है कि वहाँ जहांगीर की किससे किससे गुंडागर्दी चलती है। वो वोटिंग लोगों को करने नहीं देता, जमीनों पे कब्जा करता है, मनमानी करता है, अपने आप को वहाँ का शहंशाह समझता है कि मैं ये पूरी एरिया मेरे क्षेत्र में आता है। तो अधिकारी जाएगा तो उसका इतिहास देखकर उससे बात करेगा ना। तो जिस भाषा में समझाया, समझाना जरूरी था कि उसके और उसके गुर के समझ ले कि भैया वोटिंग के दिन कुछ करना नहीं है, वरना शेर को सवा से आया हुआ यहाँ पर आपका हिसाब होगा। और मुझे लगता है कि उसका असर हुआ है। और TMC उसको इतना इश्यू बना रही है। एक अधिकारी ने एक अपराधी को धमका दिया, हड़का दिया, डांट दिया, तो इतना TMC का ईगो हर्ट हो रहा है। जैसे TMC के ऊपर व्यक्तिगत हमला हो गया है। ममता बनर्जी की टीम हाईकोर्ट चली जाती है, आज सुप्रीम कोर्ट चली गई थी उसके खिलाफ। 48 घंटे का रुकने का ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो कि उसे तत्काल वहां से हटा दीजिए? क्या उसने रिवॉल्वर निकाल कर उसको धमकाया है? एक बार जरा कुछ वो बात भी कर लेंगे। व्यक्तिगत ही तो है, अगर सीट हार जाएंगे तो फिर क्या रह जाएगा? एक बार जरा कुछ उन इलाकों में क्या लोगों का कहना है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। वहां भी जबरदस्त वोटिंग हो रही है। वहां आमतौर पर नॉन मुस्लिम एरियाज से ज्यादा वोटिंग होती ही है, वैसे भी इस बार शायद और ज्यादा शिद्दत से हो रही हो। मुस्लिम एरिया में मतदाताओं का काफी जोश दिखाई दे रहा है, बड़ी तादाद में लोग बाहर आ रहे हैं। चौरंगी सीट वहां पहुंचे हैं हुसैन रिजवी हमारे साथी, देखिए। वोट बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा तो चलेगा भी। और ये बात आ गया है कि बंगाल एक सेफ रहना चाहिए और बीजेपी से कुछ होने वाला नहीं। जो होगा दीदी से होने वाला, ममता बनर्जी से होने वाला है। और जय बांग्ला। उम्मीद है आपकी? उम्मीद तो आगे अब तक के ठीक ही चल रही थी, आगे और अच्छी चलेगी। अच्छा, जो उम्मीद का सरकार बनेगी तो अच्छा ही चलना चाहिए। अच्छा ही चलना। देखिए आगे फिर लीडर कौन है आपका? पसंदीदा लीडर हम लोग के बंगाल की ममता बनर्जी, और कोई नहीं। नेशनल लेवल पे है? नेशनल लेवल पे भी हम तो चाहते हैं वही जाए। अच्छा, तब आपका नाम, आपके हिसाब से सर? अपना भी चाहते हैं कि वही जाए। अच्छा, कि मोदी सरकार है, थोड़ा सा काम करते हैं। तो शबनम, आप किन उम्मीदों के साथ आज वोट करने निकली है भाई? क्या चल रहा है मैं आपको बताइए। मेरा दिल में तो चल रहा है कि ऐसी सरकार आनी चाहिए जिससे लेडीज को सपोर्ट मिले। पिछले दिनों जो भी वेस्ट बंगाल में हुआ है उसके लिए, तो मेरा ख्याल है कि कोई नया ही आए तो बेटर होगा। अच्छा, तो पिछले दिनों में क्या आप आर्टिकल का जिक्र कर रही हैं, कोई और मामला? आर्टिकल है और भी बहुत कुछ है। तो वुमेन सिक्योरिटी पर आपकी क्या राय है अभी? वुमेन सिक्योरिटी जीरो है कोलकाता में, जीरो। कोई सिविक सेंस नहीं है आजकल वुमेन सिक्योरिटी को लेके।
आई थिंक हम लोग को सरकार लीडर कौन है आपका? राहुल गांधी ऑब्वियसली। किन उम्मीदों के साथ वोट किया? इस उम्मीदों के साथ वोट किया है कि शांति सुकून से हम लोग यहाँ पे रह सके। अच्छा, यूनिटी है, यूनिटी है, आपके पास आते हैं? यूनिटी यहाँ पे रहे। शांति व्यवस्था कैसी है? माशाल्लाह अभी तो बहुत अच्छी है और आगे भी अच्छा रहना चाहिए, यही उम्मीद है। तो इस नकाब के साथ कहीं कोई दुश्वारी तो नहीं होती? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं। तो आपकी ये चौरंगी सीट है, चौरंगी कोलकाता जी, और कोलकाता की सीट जी, और बिल्कुल मुस्लिम कोलकाता नॉर्थ की सीट है। वो 42% के करीब, ज्यादातर मतलब सभी मुस्लिम लोग ही दिखाई दिए वहाँ पर। 42% तो एक ये हमारे यहाँ ना ये डिबेट सेटल नहीं हुआ है आज तक कि मुस्लिम महिलाएं ये क्या एक्चुअली बीजेपी की तरफ इसका एक सेक्शन आता है वोट। देखिए 3 तलाक वाली जो इशू हुई थी 2017 के चुनाव में और उसके बाद भी हम लोगों ने देखा कि मुस्लिम महिलाएं खुल के बोलती नहीं है, क्योंकि वो अपने परिवार के सामने या जो पुरुष समाज के हैं। लेकिन बहुत जगह जो पोस्ट पोल सर्वे है, रिलायबल सर्वे की बात है, उसमें दिखा है कि मुस्लिम समाज औरतों का एक हिस्सा गया है। बंगाल में ये थोड़ा मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि बंगाल में आप देखेंगे जो हाई परसेंटेज हो रहा है उसमें मुस्लिम इलाकों में भी और ज्यादा हाई परसेंटेज हो रहा है जो पहले हुआ था। मुर्शिदाबाद, मालदा में काफी हाई हुआ। कूच बिहार की बात कर रहे हैं, उसमें आधी आधी है, मतलब मुस्लिम इलाके हैं। तीसरी बात ये देखिए कि पूरा का पूरा एनसीआर रीजन, बेंगलोर, मुंबई, जो बंगाली मेड्स की बात चल रही है, उनकी एक रिलीजियस बैकग्राउंड है, मुस्लिम है, ज्यादा खाली है। उनके अंदर एसआईआर को लेके बिल्कुल और भी ज्यादा ये चिंता की बात थी, वो जाके उन्होंने वोट किया है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि वहां पे बीजेपी का जो पूरा का पूरा नैरेटिव है वो एंटी इनकम्बेंसी का है, लेकिन वो बीजेपी के होने से वो हिंदू मुस्लिम हो जाता है। अगर 2019 से आप बीजेपी का वोट परसेंटेज देखें, सीट की बात छोड़ दें, बीजेपी अगर मुस्लिम ना हो तो चुनाव जीत चुकी है। ममता हिंदू में 60% वोट हमेशा खोई है। 2019 में 38% हुआ, 2021 में 37.5 हुआ, 2024 में 38.5% हुआ। तो उस तरीके से आप देखिए कि मुस्लिम कंसोलिडेशन जो है बंगाल में ज्यादा है, लेकिन बाकी जगह बिहार में, कॉम्बिनेशन में तो फायदा करता है ना, केवल हिंदू वोट और प्लस मुस्लिम वोट मिलके तो उनको जिताने विनिंग फैक्टर हो जाता है ना। जी जी। आपने एक सवाल पूछा था और बार बार आप कह रहे हैं मुस्लिम महिलाएं भाजपा को वोट कर रही हैं, तो मेरे मन में उसका एक लाइन का उत्तर आया, मन में हंस के दिखाओ। नहीं करती, मन में हंस के दिखाओ। मैं तो ऐसे ही अभी आपके सामने एक महिला कह रही थी हमारे कर से, और देखिए फिर मैं कह रहा हूं इसका तो कोई नहीं है, लेकिन मुस्लिम भाजपा को वोट करता है महिला या पुरुष, वो मन में हंस के दिखाने जैसा है। पता लगा बताइए। नहीं, गुजरात वगैरह में है, गुजरात वगैरह में तो मिल रहा है वोट। देखिए आप देखिए, आप हंस रहे हैं, देखिए मैं क्या ही कहूँ। आप सर देखिए, आप घूम के आए सज्जन जी, वो भी गुजरात में। ठीक।